Assalamualaikum second year. Today is our 7th lecture about paper industry या common chemical industries in Pakistan और हम paper industry पढ़ रहे थे और paper industry में हमने definition उसकी raw materials और pulping processes देखे थे. आज हम neutral sulfide semi chemical process start करेंगे. ये कैसे काम करता है? इसके अंदर हमने steps देखे थे last time जो 10 steps थे. उसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो कटिंग ऑफ रॉ मटेरियल है कि जो नॉन वुडी रॉ मटेरियल होता है उसको कट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो पहले ही प्री कट स्टेट में होता है हमारे पास. लेकिन जो वुडी रॉ मटेरियल अगर हम लें तो उसमें बड़े बड़े लॉग्स होते हैं लकड़ी के जिनको स्मॉल चिप्स में हमने कट करना होता है फर्दर प्रोसेसिंग से पहले. उसके बाद ड्राई क्लीनिंग आती है. ड्राई क्लीनिंग ये नॉन वुडी रॉ मटेरियल के लिए है, जिस तरह वीट स्ट्रॉ है या राइस स्ट्रॉ वगैरह है. इसको स्टोरेज से निकाल कर इसको सेंड किया जाता है ड्राई क्लीनिंग के लिए. इसमें एयर ब्लो की जाती है ताकि जितने अनवांटेड पार्टिकल्स हैं जो एयर के ज़रिए इसमें से रिमूव किए जा सकते हैं वो रिमूव हो जाएं. उसके बाद वेट क्लीनिंग के ज़रिए हम उन पार्टिकल्स को, ख़ासतौर पर डस्ट पार्टिकल्स जो सॉलेबल मटेरियल्स होते हैं वाटर में डिज़ोल्व करके निकाले जा सकते हैं, उनको भी रिमूव कर देते हैं. उसके बाद स्क्रीनिंग यानी छान लिया जाता है इसको. स्क्रीनिंग ऑपरेशंस कई तरह के होते हैं यहाँ पे. मकसद ये होता है ओवरसाइज्ड जो ट्रबलसम पार्टिकल्स होते हैं उनको निकालना, अनवांटेड पार्टिकल्स को निकालना. कुछ मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं लाइक आयरन पीसेस, नेल्स, बोल्ट्स वगैरह, उनको मैग्नेटिक सेपरेटर के ज़रिए निकाल लिया जाता है. फिर स्टोन्स वगैरह या दूसरे ओवरसाइज पार्टिकल्स को हम सेंट्री क्लीनर्स के ज़रिए रिमूव कर देते हैं. यहाँ पर जो स्क्रीन्स होती हैं वो बहुत सारी तरह की होती हैं जिनके अंदर वाइब्रेटरी, ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे होते हैं. ठीक है, ये सब स्क्रीनिंग करने के बाद इसको वेट सिलोज में भेज दिया जाता है. सिलोज मैंने आपको बताया था स्टोरेज टैंक्स को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अभी वेट कंडीशन में ही है. उसके बाद जो हमारा मेन सेक्शन आएगा दैट इज़ डाइजेशन. डाइजेशन जो है वो एक बड़ा सा, आप कहें कि प्रेशर कुकर लाइक अपरेटस है. बिल्कुल प्रेशर कुकर जैसा तो नहीं है लेकिन उससे बहुत बड़ा और कुछ डिफरेंट भी है, लेकिन काम उसी तरह करता है. 10 मीटर्स इसकी लेंथ होती है, 2 मीटर्स डायमीटर होता है इसका. ठीक है, और ये स्टील या रॉट आयरन का बना हुआ होता है और इसके अंदर जो है दोनों तरीके से काम कर सकता है. यानी बैच प्रोसेस में भी काम करता है, आप एक बैच डालें वो पल्प बने और उसको निकालें और फिर दूसरा बैच डालें, या फिर कंटिन्यूस भी काम करते हैं. मुख्तलिफ किस्म के होते हैं ये. ठीक है, कंटिन्यूस एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो उसके अंदर एक साइड से आप रॉ मटेरियल एंटर करते जा रहे हैं और दूसरी साइड से वो पल्प तैयार होकर निकलता चला जा रहा है. तो ये सालों के हिसाब से काम करता रहता है. तो हमारी कंट्री के अंदर बैच प्रोसेस जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है. इसके अंदर रॉ मटेरियल को हम डाइजेस्टर के अंदर डाल देते हैं. स्टीम को हम नीचे से इंट्रोड्यूस कराते हैं और ऊपर से रॉ मटेरियल के ऊपर से हम एक लिक्विड डालते हैं जिसके अंदर सोडियम सल्फाइड मौजूद होता है, उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है. सोडियम सल्फाइड क्योंकि एसिड प्रोड्यूस करेगा जब वुड के साथ वो रिएक्ट करेगा, तो फिर उसको बफर अप करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में से कुछ एक डाल दिया जाता है ताकि उसकी pH मेंटेन रहे 7 से 9 के दरमियान. अब जो डाइजेस्टर है उसको क्लोज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, बिल्कुल जिस तरह आप प्रेशर कुकर को बंद करते हैं. उसमें बहुत सारे वॉल्व्स होते हैं जिनके ज़रिए उसको टाइटली पैक कर दिया जाता है और उसके बाद उसको रिवॉल्व किया जाता है. 2.5 रेवोल्यूशंस पर मिनट पर वो घूमता है और इसका टेम्परेचर 160 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करता है. ये टेम्परेचर अटेन करने में इसे 45 मिनट्स लगते हैं और उसके बाद ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है और प्रेशर रिलीज़ होता है. जिस तरह आप प्रेशर कुकर में देखते हैं कि उसकी सीटी चलने लगती है जब वो ख़ास टेम्परेचर अटेन कर लेता है. उसके बाद जब ये कुक हो जाएगा तो फिर इसको ब्लो टैंक में भेज दिया जाता है यहाँ से. ठीक है, ब्लो टैंक के अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल स्क्रीन लगी होती है जो कि इसको घुमाएगी और इसमें से कुक्ड जो है और अनकुक्ड मटेरियल वो सेपरेट हो जाएंगे. ठीक है, अगला स्टेप हमारा पल्प वॉशिंग का होता है. जो कुक्ड मटेरियल है वो वॉशिंग उसमें चला जाएगा और जो अनकुक्ड है वो वापस जो है वो डाइजेशन के अंदर चला जाएगा, डाइजेशन सेक्शन के अंदर. अब जो पल्प वॉशिंग का सेक्शन है उसमें कुक्ड मटेरियल को हम एक सीव में से गुजारते हैं, यानी कि एक छलनी में से जो 80 मैश की होती है. ठीक है,
और उसके अंदर से इसका मकसद होता है कि जो ब्लैक कलर का लिक्विड उसके अंदर लिक्विड मौजूद है उसको रिमूव करना, क्योंकि वो अगर रिमूव नहीं होगा तो इसके अंदर लिग्निन मौजूद रहेगा। लिग्निन की वजह से ही वो ब्लैक सा कलर होता है, ठीक है। ये और एरोमेटिक पॉलीमर होता है और इसकी वजह से पेपर जो है वो ब्रिटल होता है, यानी कि वो जल्दी से टूटेगा, उसके अंदर थिक मतलब कि स्ट्रेंथ नहीं आएगी अगर ये लिग्निन मौजूद रहेगा। तो लिग्निन को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर उसको बार बार मैश में से गुजारते हैं, फिर वाटर से वॉश करते हैं ताकि वो जितना अमाउंट लिग्निन का निकल सकता है वो यहाँ पर निकल जाए। आखिर में इसे थिकन कर लिया जाता है, यानी इसको वाटर इसमें से फिल्टर करके रिमूव करके इसको फाइनली स्टोर कर लिया जाता है हाई डेंसिटी स्टोरेज टार्स के अंदर। उसके बाद ब्लीचिंग करनी होती है हमने। ब्लीचिंग का मकसद होता है इसमें से कलर, जो ब्राउन कलर है जो कि आमतौर पर लिग्निन की वजह से ही होता है, या जो उसके अंदर लिक्विड ब्लैक लिक्विड थोड़ा बहुत रह गया उसकी वजह से उसको रिमूव करना, ठीक है, ताकि हम इसको ब्राइट वाइट कलर का पेपर बना सकें इससे। तो उसके लिए जो है हमारे पास ब्लीचिंग यूनिट होता है। ब्लीचिंग यूनिट के अंदर हमने क्या करना होता है कि क्लोरीन का टैंक लेते हैं हम, या फिर क्लोरीन नहीं तो फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ किया जाता है पाकिस्तान के अंदर ब्लीचिंग के लिए। तो इनके जो भी आप लें इनमें से, तो उसको आपने क्लोरीन ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो 4 to 5 बार प्रेशर पर हमने इसको इंजेक्ट करना होता है ब्लीचिंग टावर के अंदर, ठीक है। ब्लीचिंग टावर के अंदर हमारे पास जो हमारा वॉश्ड पल्प मौजूद है उसको हमने 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 से 60 मिनट्स तक इसके साथ रिएक्ट कराना है। जब ये रिएक्शन हो जाएगा तो अब जो क्लोरीन उसके अंदर अनरिएक्टेड या रेजिडुअल क्लोरीन मौजूद है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक्सेस में वाटर डालेंगे ताकि वो उस क्लोरीन को रिमूव करे। तो वहाँ पे वाटर जो है वो एंटी क्लोर का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे क्लोरीन जो लेनी है वो कैलकुलेटेड अमाउंट में हमेशा यूज़ की जाएगी, कि अगर हम ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो वो हमारे पल्प को जो है उसकी स्ट्रेंथ को वीक करेगी, ठीक है, क्योंकि वो अल्टीमेटली एसिड में कन्वर्ट हो रही होती है। अब जो क्लोरीनेशन के बाद पल्प को वॉश करना है हमने, ताकि उसमें से एक्सेस जो है क्लोरीन और उसके जो दीगर जो बाई प्रोडक्ट्स बने हैं वो सब रिमूव हो जाएं। हॉट वाटर से हम वॉश करते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और फिर उसके बाद इसको फिर स्टोरेज टैंक में भेज देते हैं। स्टोरेज टैंक में पल्प को ड्राई किया जाता है हॉट एयर सप्लाई की मदद से, और फिर ड्राई के बाद ये पेपर मैन्युफैक्चर के लिए रेडी होता है। अब पेपर मैन्युफैक्चर में के लिए हमें जो प्लांट चाहिए दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक प्रिपरेशन प्लांट। स्टॉक प्रिपरेशन प्लांट जो है उसमें डालने से पहले हमें 3 ऑपरेशंस करने होते हैं इसके साथ, यानी जो पल्प है हमारे पास ड्राई फॉर्म में, उसको पहला स्टेप ये होता है कि उसको डिस्पर्जन करनी होती है स्लरी की तरह, ठीक है। पानी डालकर उसके अंदर एक स्लरी से बनाते हैं ताकि वो पल्प जो है जो ड्राई होकर बिल्कुल जुड़ गया है एक दूसरे के साथ, वो डिस्पर्स हो जाए, वो खुल जाए। सेकेंड स्टेप जो होगा वो मैकेनिकल रिफाइनिंग होती है, या बीटिंग करते हैं हम फाइबर्स की, ठीक है। जो पल्प के फाइबर्स हैं उनको बीट किया जाता है ताकि उसके अंदर मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो वाली डेवलप हो जाएं जो हमें प्रोडक्ट में चाहिए। और तीसरा स्टेप जो है वो केमिकल एडिटिव्स ऐड करना है, कि हम उसके अंदर रिसाइकल्ड फाइबर वेस्ट पेपर प्लांट जो होता है वहाँ से हमारे पास रिसाइकल पेपर होता है और वो सब जो है वो ऐड किया जाता है, और कुछ केमिकल्स यानी कि ग्लू वगैरह उसमें ऐड किए जाते हैं। अब उसके बाद हमारा ये पेपर मेकिंग मशीन में आ जाएगा। पेपर मेकिंग मशीन जो है वो दरअसल एक फोर्ड्रीनियर टाइप मशीन होती है, ठीक है। और इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक फोर्ड्रीनियर फाइबर होता है और फिर एक फोर्ड्रीनियर मशीन होती है, ठीक है। फोर्ड्रीनियर फैब्रिक या फैब्रिक और फोर्ड्रीनियर टेबल, ठीक है। फोर्ड्रीनियर फैब्रिक जो होती है शुरू में लगी होती है, उसके साथ फ्लो स्प्रेडर अटैच होता है। फ्लो स्प्रेडर का काम होता है पल्प को डिस्ट्रीब्यूट करता है ये इवनली मशीन के अंदर, आगे से लेकर पीछे तक एक जैसा उस पल्प को बिछा देता है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर उसकी स्टॉक की कंसिस्टेंसी जो है वो 1% से कम होती है। उसके बाद हेड बॉक्स में जाता है। ये हेड बॉक्स जो है ये प्रेशराइज करेगा इसे, और इसके आगे एक जेट लगा होगा। वो जेट जो है वो इस पल्प को
प्रेशर के साथ निकालेगा इस सस्पेंशन को एक फैब्रिक के ऊपर, ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया फोर्डिनियर फैब्रिक होगी, ठीक है। फोर्डिनियर फैब्रिक का काम ये होगा कि ये इसको फैलाएगा, ठीक है, इसको फैलाकर मैट की सूरत में, मैटेड वेब की सूरत में एक मतलब कि बिछाएगा इसको एक तरह से, और इसके नीचे जो वॉफर्डिनिया टेबल है वो इसमें से वाटर को ड्रेन करेगा, यानी दोनों प्रोसेसेस साथ साथ हो रहे होते हैं। नीचे सक्शन फोर्सेस की मदद से वाटर इसमें से रिमूव हो रहा होता है, और जो फैब्रिक है वो आगे पीछे मूव करते हुए इसको मैट बनाता है, यानी कि इसको पेपर की तरह बिछाता है। जब ये यहाँ से 80% तकरीबन वाटर जो है वो फोर्डिनिया टेबल में रिमूव हो जाता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये फ्लो स्प्रेडर है, ठीक है। फ्लो स्प्रेडर से जो पल्प है वो हेड बॉक्स में आया, हेड बॉक्स में आगे जेट लगा हुआ है जहाँ से ये फोर्डिनिया टेबल आगे मौजूद है, इसके ऊपर फोर्डिनिया फैब्रिक है, ठीक है। फोर्डिनिया फैब्रिक के ऊपर मैट बनता जा रहा है इसका, और फोर्डिनिया टेबल के ऊपर से जब ये मैट गुजरेगा, मैटेड वेब गुजरेगा, तो नीचे सक्शन प्रोसेस की वजह से इसमें से वाटर रिमूव होगा। तकरीबन 85% मॉइस्चर जो है वो यहाँ पर रिमूव कर लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जब ये आगे आएगा तो आगे ये इसको हम प्रेस सेक्शन कहते हैं। प्रेस सेक्शन के अंदर रोल प्रेसेस हैं जहाँ पे एडिशनल वाटर भी रिमूव किया जाता है, और वेब स्ट्रक्चर भी मज़ीद फाइन होता है, यानी कि एक फाइबर्स एक दूसरे के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं और इंटीमेट कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। अब प्रेस सेक्शन के बाद ये पेपर एक तरह से तैयार है। अब इसको मुकम्मल तौर पर ड्राई करने के लिए इस ड्राई सेक्शन में से गुजारा जाता है। ड्रायर सेक्शन जो है ये मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा होता है, इसमें ग्रेविटी प्रिंसिपल भी होता है, हीटिंग भी हो रही होती है, और प्रेसिंग भी हो रही होती है, सक्शन भी हो रही होती है, ठीक है। ये सब ऑपरेशंस यूज़ करके हम इसको ड्राई कर लेते हैं। उसके बाद कैलेंडर स्टॉक आता है। कैलेंडर स्टॉक के अंदर हम एक यहाँ पे आपको रोल्स की एक सीरीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये रोल्स के अंदर पेपर इस तरह से ऊपर से और फिर नीचे से, फिर ऊपर से और फिर नीचे से, इस तरह से पास करता जाएगा इनमें से। यहाँ पर उसमें से जो अल्टीमेट जो है वो उसकी फिनिशिंग यहाँ पे की जाती है, यानी कि उसकी थिकनेस को एडजस्ट किया जाएगा, उसकी पेपर जो है वो स्मूथ और बनाया जाएगा, उसकी सरफेस को स्मूथ बनाया जाएगा, और उसकी थिकनेस को रिड्यूस करना है हमने, ठीक है, इन रोल निब्स के ज़रिए। उसके बाद एंड में जब ये हमारे पास बिल्कुल स्मूथ और थिक मतलब कि फ़ाइन पेपर तैयार हो जाएगा, और इसके मॉइस्चर भी 6 to 8% सिर्फ रह गया यहाँ पर, तो उसको रील के ऊपर यहाँ पर लपेटा जाता है। यहाँ पर अब ये स्टॉक की सूरत में आ गया हमारे पास। उसके बाद फिर आगे यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन अगले स्टेजेस में हम क्या करते हैं, इसकी साइजिंग करते हैं, यानी कट करते हैं इसको सूटेबल साइजेस में पेपर को, और फिर जिस मकसद के लिए यूज़ होना है उसके लिहाज से उनकी ग्लेजिंग या फिर फिनिशिंग जो भी करनी होती है वो स्टेजेस किया जाता है, और उसके बाद उसको स्टोरेज और फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयार किया जाता है। अच्छा, अब लास्ट में पेपर इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर कैसी है। शुरू से हम जब पाकिस्तान बनने से देखते हैं तो उस वक्त पाकिस्तान के पास बनने के वक्त 1947 में कोई पल्प और पेपर इंडस्ट्री नहीं थी, ठीक है। सारा का सारा पेपर जो था तकरीबन 25,000 टन्स ऑफ पल्प और पेपर जो था वो हर साल इंपोर्ट किया जाता था, ठीक है। और इसीलिए पेपर हमेशा से पाकिस्तान के अंदर महंगा रहा है, और अभी भी इसकी कंजम्पशन जो है वो पर हेड कंजम्पशन वो बाकी मुल्कों से बहुत कम है। पाकिस्तान के अंदर पेपर कंजम्पशन पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 5 kg पर पर्सन पर ईयर है। ये पुरानी वैल्यू है, अब थोड़ी सी बढ़ गई है इसकी निस्बत, ठीक है। तो इसकी हाई प्राइसेस भी पाकिस्तान के अंदर इसी वजह से हैं कि जितना ही कंजम्पशन है इसकी उतना तैयार पाकिस्तान में नहीं हो रहा, हमें फिर भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसमें सेल्फ सफिशेंट होने के लिए हमें क्या करना है कि हमें मज़ीद पेपर और पल्प इंडस्ट्रीज़ लगानी है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नॉन वुडी और वुडी दोनों मटेरियल्स तो मौजूद हैं, लेकिन उनके हिसाब से इंडस्ट्री नहीं लगाई गई। तो इस वक्त जो इंडस्ट्री काम कर रही है तो उसमें 30+ इंडस्ट्रीज़ हैं पेपर और पल्प की, जो प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स में काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये थी पेपर इंडस्ट्री, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको एक एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करूँगी,
और इसमें आपने जो काम करना है नेक्स्ट जो डे आफ्टर टुमारो, आपको मैं एक MCQs भेजूंगी, वर्कशीट भेजूंगी MCQs की, जिसको आप सॉल्व करके मुझे आंसर्स भेजेंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।